आप मानो या ना मानो, ये इसके शरीर पर गामा रेज का कोई ब्लास्ट नहीं हुआ था जिसने इस आदमी को हल्क में बदल दिया। इसके साथ बस पानी में डुबकी लगाते वक्त अनहोनी हो गई थी। तो असल में हुआ क्या था, जानना चाहते हैं? साथ ही बहुत सारे दूसरे चौंकाने वाले फैक्ट्स, जैसे कि ब्रह्मांड का ऑफिशियल रंग और ये कि लाइटर्स माचिस से पहले इस दुनिया में क्यों आए। आपको बस बने रहना पड़ेगा। तो अपने पैर सोफे पर चढ़ा लीजिए और चिप्स का पैकेट हाथ में ले लीजिए, क्योंकि हम कुछ अल्टीमेट फैक्ट्स का राज फाश करने जा रहे हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पाद पर ऐसे लिख डाला। सन 1871 में यूनाइटेड स्टेट्स की नींव रखने वाले और एक ऑलराउंड ब्रेन बॉक्स बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कुछ सेकंड्स के लिए एक सीरियस टॉपिक की तरफ अपना ध्यान घुमाया, और वो टॉपिक था पाद मारना। तो कहानी कुछ ऐसी थी कि ब्रसेल्स की रॉयल्स एकेडमी ने विज्ञान के कुछ और पेपर्स इनवाइट किए। उधर फ्रैंकलिन साहब सोचते थे कि विज्ञान से जुड़ा ये इंस्टीट्यूशन हाल ही के दिनों में कुछ टेंस सा हो जाएगा, इसलिए उन्होंने एक मजाकिया अंदाज वाला ऐसे लिखने का मूड बनाया जिसका टाइटल था सर उठा के पा दिए। हालांकि फ्रैंकलिन पूरी तरह से सीरियस नहीं थे। किस चीज को खाने से कैसी स्मेल आती है, फ्रैंकलिन ने इस तरह की इन्वेस्टिगेशन से अपने ऐसे को जितना हो सकता था रियलिस्टिक टच दिया। ऐसे में उन्होंने ऐसी दवाई की खोज पर जोर दिया जो कि पौष्टिक तो हो लेकिन गंदी ना हो, जिसको सामान्य खाने और सॉसेज के साथ मिलाने पर हमारे शरीर से प्राकृतिक रूप से गैस निकालने में भी मदद करे। ऐसी गैस जो ना सिर्फ प्लेजेंट हो बल्कि परफ्यूम जैसी हो। दूसरे शब्दों में एक प्रतिभाशाली लेखक, स्टेट्समैन और राजनीतिक फिलोसोफर वैज्ञानिकों से ऐसी दवा का आविष्कार करवाना चाहता था जो पाद को खुशबूदार बना दे। जाने को फ्रैंकलिन अपने बदबूदार पाद से इतने ज्यादा दुखी हो गए थे कि उन्होंने बाकायदा एसिड्स की कॉपीज अपने दोस्तों को मजाक के तौर पर बांट दी। क्या मस्खरा आदमी था यार। कोला की फिंगरप्रिंट बिल्कुल इंसानों जैसी होती है। जरा सोचिए किसी फॉरेंसिक एक्सपर्ट के लिए सबसे बड़ा सरदर्द क्या हो सकता है। ये चुटकू सा कोआला तो दिमाग में भी नहीं आता। जी हाँ, कोई भी क्राइम सीन जिसमें आदमी और ऐसे किसी फर वाले मर्सिपल्स की जोड़ी हो किसी धाकड़ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर को हैरान कर सकता है। लेकिन ऐसा क्यों? जब आप किसी आदमी और कोआला के फिंगरप्रिंट्स देखेंगे, पॉसिबल है कि आप दोनों में बहुत ही मुश्किल से फर्क कर पाएं। खुद देखिए, साइंटिफिक माइक्रोस्कोप की मदद से एनालिसिस करने में चाहे पूरा दिमाग खपा दें, तब भी कोआला की उंगलियों के लूपी घुमावदार निशान और इंसानी फिंगरप्रिंट्स में अंतर करना इजी नहीं होगा। कोआला अकेले नॉन ह्यूमन नहीं हैं जिनकी उंगलियों के निशान होते हैं। हमारे नजदीकी रिश्तेदार चिंपैंजी और गोरिल्ला के भी फिंगरप्रिंट्स होते हैं, लेकिन कोआला के निशान एकदम इंडिपेंडेंटली विकसित हुए हैं। वास्तव में आदमी से दिखने वाले बंदर और मॉडर्न कोआला के थैलीधारी पूर्वज कुछ 70 मिलियन वर्ष पहले ही अलग अलग तरीके से विकसित होने के रास्ते पर चल चुके थे। साइंटिस्ट सोचते हैं कि कोआला की उंगलियों के फीचर्स का विकास उनके एवोल्यूशन के इतिहास में एकदम ताजा घटना है, क्योंकि उनके अपने रिश्तेदार वॉम्बेट्स और कंगारू में ये खासियत नहीं है। लेकिन ये निशान आखिर हैं किस लिए? एडिलेड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स जिन्होंने 1996 में ये खोज की थी, उन्होंने थ्योरी दी कि ऐसे निशान वाली उंगलियां कोआला को पेड़ की टहनियां और पत्तियों पर आसानी से पकड़ बनाने में मदद करती हैं। चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है कि वास्तव में इन नम्र मासूम से क्रीचर्स को 7 खून माफ है। ओके, तो मेरे भाई, कोआला आपको किसी झूठे क्राइम केस में फंसा जरूर सकता है, लेकिन वो अपनी आलसी उंगलियों और लंबे नाखून की वजह से लाइक और सब्सक्राइब बटन नहीं दबा सकता, और ना ही उस बेल आइकन को, जिससे उसको अमेजिंग वीडियोस लगातार देखने को मिलते रहें। तो चलो आप ही क्लिक कर दो यार, साबित करो कि आप इंसान के रूप में कोई कोआला नहीं हो। काउबॉयज ने कभी काउबॉय हैट नहीं पहनी। सनसनीखेज फैक्ट्स की मेरी लिस्ट पर अगली पेशकश पुराने समय के पश्चिमी बिहड़ों में चौड़े किनारे वाली हैट पहने किसी काउबॉय की तलाश में भटकना आपको पागल करने के लिए काफी था। किसी भी हॉलीवुड एक्शन फिल्म का फेमस किरदार टिन गैलन काउबॉय पूरी तरह से एक ऐतिहासिक गलती है। मेरा मतलब ये नहीं है कि काउबॉयज हैट पहनते ही नहीं थे, बल्कि उनकी पहली पसंद जो टोपी थी वो आजकल की बॉलर हैट से काफी मिलती जुलती थी, जो कि बैट मेटल्सन और बिली द किड जैसे बंदूकबाजों के सर पर भी देखने को मिल जाती है। अमेरिकन हैटर जॉन स्टिटसन की बनाई हुई प्रसिद्ध 10 गैलन स्टिटसन हैट मार्केट में तो 1856 में आई थी, लेकिन उसको पॉपुलैरिटी मिली 19वीं सदी के आखिर में। इस कथित क्लासिक काउबॉय हैट की इंस्पिरेशन स्टिटसन को उन स्पेनिश स्टाइल वाली हैट से मिली जिनसे उनका सामना उनकी पश्चिम की यात्रा के दौरान हुआ था।
उन्होंने टोपी के ऊंचे क्राउन के दोनों ओर डेंट और बीच में एक क्रीज बनाई, जिससे पहनने वाला ब्रिम की जगह क्राउन से ही टोपी उतार सके। एक कहानी ये भी है कि राह चलते एक काउबॉय ने उस टोपी से इंप्रेस होकर स्टेटसन को उसके बदले $5 ऑफर कर दिए, जो कि उस वक्त एक बहुत ही बड़ी डील थी। इसके पहले पश्चिम के जंगलों में काउबॉयज ने शायद ऐसी वाइड बीम्स हेड्स को कभी पसंद ही ना किया होता, क्योंकि ये उन्हें विरोधियों का आसान शिकार बना देती थी। मैरी के पास सच में भी एक छोटा सा लैंप था। ये नर्सरी राइम तो सबने सुनी है, अब जरा ये भी सुन लीजिए कि मैरी के पास सही में एक छोटी भेड़ हुआ करती थी। जी हाँ, उसका ऊन बर्फ सा सफेद था। असल जिंदगी में ये औरत थी मैरी एलिजाबेथ सॉयर, जो कि 1806 में मैसाचुसेट्स के स्टर्लिंग के एक खेत में पैदा हुई थी। कहानी शुरू हुई 1815 में, जब 9 साल की मैरी और उसके पिता की मुलाकात भेड़ के न्यूली बॉर्न मगर बीमार बच्चे से एक शिप पेन में हुई। इस बच्चे को इसकी मां ने छोड़ दिया था। बच्चे की आंखों की मासूमियत के सामने मजबूर होकर मैरी के पिता ने मैरी को उसे अपने साथ रखने की मंजूरी दे दी। मैरी ने कुछ ऐसी शिद्दत से बच्चे की नर्सिंग की कि बच्चे ने फिर मैरी का साथ नहीं छोड़ा। फिर बाद में कह नहीं सकते, किसी को नहीं मालूम एग्जैक्टली कब मैरी अपने भाई के साथ स्कूल के रास्ते पर थी, तभी भेड़ के बच्चे ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। दोनों ने बच्चे को रोकने की कोई खास कोशिश नहीं की। उन्होंने बच्चे को रास्ते में आने वाले एक फेंस के पार भी धकेला। स्कूल पहुंचने पर मैरी ने बच्चे को एक कंबल में अपनी डेस्क के नीचे छुपाने की कोशिश की, लेकिन बच्चा बार बार कंबल से बाहर आ जाता। उसे देख के दूसरे स्टूडेंट्स बहुत ही एक्साइटेड हो जाते। भेड़ का बच्चा बाहर आ गया था। दूसरे दिन एक स्टूडेंट जॉन रूलस्टोन ने मैरी को एक कागज का टुकड़ा दिया, जिस पर इन इवेंट्स पर एक पोएम लिखी हुई थी, जिसका टाइटल था मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब। ये कविता 1800 में तब पॉपुलर हुई जब इसको म्यूजिकल बनाया गया, और 1877 में इतिहास की पहली ऑडियो रिकॉर्डिंग उस वक्त बनी जब थॉमस एडिसन ने इसे पढ़ा फोनोग्राफ के लिए, जो कि उनका नया आविष्कार था। एंड्रयू जैक्सन के पास एक गाली देने वाला तोता था। पूरी हिस्ट्री में यूएस के सभी प्रेसिडेंट्स में पालतू बर्ड्स को लेकर अपैरेंटली एक खास इंटरेस्ट रहा है। थॉमस जेफरसन के पास डिक नाम का एक नकलची बर्ड था। जॉन एफ कैनेडी के पास रॉबिन नाम का कैनरी पक्षी था, जबकि टेडी रूजवेल्ट ने एक टांग वाला मुर्गा पाल रखा था। इनमें से कोई इतना फेमस नहीं हुआ जितना 7वें राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन का तोता, वो भी एक अश्लील मजाक की वजह से। आपको बता दें कि प्रेसिडेंट जैक्सन के अफ्रीकन ग्रे तोते का नाम था पॉल। उसे गाली देने का शौक था, जो शायद उसने अपने उस मालिक से इनहेरिट किया था, जो इतना टफेस्ट ओल्ड बूट्स था कि उसकी खुद का निकनेम ओल्ड हिकोरी पड़ गया था। पक्के तौर पर पॉल राष्ट्रपति के कलीग्स का मनोरंजन करता था, लेकिन उसने अपना बेस्ट रोल प्ले किया 8 जून 1945 को, जिस दिन राष्ट्रपति ने आखिरी सांस ली। जब हजारों लोग लेट प्रेसिडेंट के सम्मान में इकट्ठा हुए तो पॉल ने भी भीड़ का साथ निभाया और तीखी आवाज में इस हद तक स्वेरिंग की कि जब तक कि इस गाली देने वाले तोते को फ्यूनरल से इमीडिएटली दूर करना पड़ा। पादरी विलियम मैनेफी नॉर्मैंड जो कि जैक्सन की शोक सभा को प्रिसाइड कर रहे थे, वो लिखते हैं कि राष्ट्रपति का तोता भीड़ को देखकर उत्तेजित हो गया और उसने खुलेआम गाली गलौज करनी शुरू कर दी। पक्षी के इस डिसरिस्पेक्टेड फूल एटीट्यूड को देखकर सब डर और आश्चर्य के मारे भर गए। तो बोली, अब क्या चाहिए? डाइविंग अनहोनी की वजह से एक आदमी अपनी साइज से डबल हो गया। अलेजांद्रो रामोस मार्टिनेज एक पेरुवियन मछुआरा है जो डुबकी लगाकर अपना शिकार पकड़ता है, लेकिन 2017 में घटनाओं के एक घातक मोड़ ने उसे दूसरा जीता जागता मिचेलिन मैन बना दिया। एक दिन जब मार्टिनेज बहुत तेजी से पानी की सतह पर आए तो वे बहुत बुरे डिकम्प्रेशन केस के शिकार हो चुके थे, जिसका कॉमन नाम बैंड्स है। ये हालात तब पैदा होते हैं जब शरीर में बनने वाली इनर्ट गैसेस पानी से तेजी से ऊपर आने पर अपनी साइज बढ़ाकर हमारे पूरे सिस्टम को अपसेट कर देती हैं। तो जब मार्टिनेज ने बहुत गहरे पानी से तेजी से ऊपर आने की घातक गलती की तो उनकी बॉडी में नाइट्रोजन के बबल्स बनने लगे, जिन्होंने अपनी साइज बढ़ा के उनके मांस से गुब्बारे नुमा थैलों को जोड़कर मार्टिनेज का वजन कुछ 30 किलोग्राम तक बढ़ा दिया। इस तरह वो हल्क बन गए, लेकिन बिना सुपर पावर के। बॉडी का ये नया डेवलपमेंट बहुत ही पेनफुल था। साथ ही मार्टिनेज हाइपरटेंशन के भी शिकार हो गए, जिसने उनको दिया एबनॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर और तेज जॉइंट पेन। डॉक्टर्स हाइपरबैरिक चेंबर की मदद से उनके शरीर के वो थैले कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे नाइट्रोजन 30% तक कम हो गई है, लेकिन उनके शरीर को ओरिजिनल शेप में लाने के लिए उन्हें अभी डॉक्टर्स के साथ और भी कई सेशंस और $1 लाख की सर्जरीज करवानी पड़ेंगी।
यूनिवर्स का ऑफिशियल कलर बेज है। समझ रहा हूँ आप क्या सोच रहे हैं, कोई चीज इतनी बड़ी और अनएक्सप्लोर्ड कैसे हो सकती है जैसे कि यूनिवर्स का रंग, और इतने रंगों में बेज ही क्यों। 2002 में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के खगोल शास्त्रियों की टीम तारों के बनने की प्रोसेस जानने निकली, जिन्होंने बहुत सारे टेस्ट किए और उसकी एक सीरीज शुरू की जिसमें कोई 2 लाख ऐसी गैलेक्सीज जिन पर रिसर्च हो चुकी है उनसे लाइट सैंपल्स इकट्ठा किए गए। इन स्पेक्ट्रल रीडिंग यानी रंगों के क्रम का एनालिसिस करने वाली रीडिंग्स के बेसिस पर तय किया गया कि अधिकतर स्टोर्स कोई 5 अरब साल पहले बने थे, लेकिन इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग खोज जो इन्होंने इसी डेटा से की वो ये है कि धरती से देखने पर यूनिवर्स का कलर कैसा दिखाई पड़ता है। लाइट के कुछ सैंपल्स पर काम करने के बाद उन्होंने राज खोला कि ये सब मिलाकर H8F8E7 की हेक्स ट्रिपलेट वैल्यू के साथ पीला रेतीला सफेद रंग बनाते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने इस रंग के नाम को चुनने के लिए वोट डाले, लेकिन दूसरे सभी सेशंस को दरकिनार कर कॉस्मिक लाते पर मामला सेटल हुआ, जो कि स्टारबक्स के सीक्रेट मेन्यू का हिस्सा तो नहीं लगता। साफ तौर से इस रंग का कारण ये फैक्ट है कि दूर से किसी प्लेनेट से जो लाइट निकलती है वो हमारे ग्रह से कैसी नजर आती है। धरती के अपने अरबों लाइट ईयर्स लंबे रास्ते में ये लाइट वेव्स पूरे सफेद रंग की तरफ झुक जाती है, और ये उस लाइट की वजह से होता है जो कुछ यंग और ज्यादा नीले स्टार से आ रही होती है। तो आखिरकार आकाश का रंग बेजी है। शायद ब्रह्मांड के ऑफिशियल कलर बनने की दौड़ में शामिल कुछ नाम ये भी हैं, जैसे कैपेचिनो कॉस्मिको, यूनिवेज, बिग बैंग बफ और कॉस्मिक क्रीम। दावे के साथ कह सकता हूँ कि वीडियो देख रहे क्रिएटिव माइंड वाले लोग कुछ और ज्यादा मस्त नाम सजेस्ट कर सकते हैं, तो मुझे ये बताने में क्या तकलीफ है कि आप इस यूनिक शेड का नाम नीचे कमेंट्स में क्या लिखेंगे। कोई बड़ी बात नहीं, मैं अपने फेवरेट कमेंट का जवाब ही दे दूं। विक्टोरियन जमाने के ब्रिटेन में निप्पल पियर्सिंग भी एक फैशन था। नियम कायदों के लिए विक्टोरियन एरा काफी सख्त माने जाने वाले पीरियड्स में से एक माना जाता है, इसीलिए शायद आपको ये बात हजम ना हो कि उन बेहतरीन कशीदा लिए हुए लबादों और चोलियों के पीछे विक्टोरियन औरतें एक छोटा लेकिन बोल्ड सा सीक्रेट छुपाए घूम रही थीं, और वो है पियर्ड ब्रेस्ट। मानो न मानो सन 1800 की वेल ब्रेड यूरोपियन समाज में खूबसूरत सोने की निप्पल रिंग्स असल में एक हल्की फुल्की सनक जैसी ही थी, और इसके लिए अगर किसी को थैंक्स बोला जाना चाहिए तो वो है फ्रांस की मिडवल रानी इजाबेल ऑफ बवेरिया। आपको मालूम होना चाहिए कि इजाबेल फैशन के नाम पर जम के पैसे उड़ाने वाली औरत थी। 14वीं सदी के आखिर और 15वीं सदी की शुरुआत में उन्होंने ऐसे भरे पूरे अटायर की वकालत की जो गर्दन दिखाने के साथ नेवल एरिया तक झूलते रहते थे। ऐसी बोल्ड ड्रेसेस उन्होंने अपनी ज्वेलरीज की खूबसूरती बढ़ाने के लिए ही चुनी थी, जैसे कि उनके बियर्ड निप्पल पर लगे वो हीरे जो मोतियों और सोने की नाजुक चेन से जुड़े हुए थे। 19वीं सदी में ये बोसोम रिंग्स की फैशन फिर से लौट आई। स्तनों को एक्साइटेड स्टेट में बनाए रखने का उन दिनों ये स्टाइलिश और सेंसुअस तरीका माना जाता था। मैं चाहूंगा कि आप खुद ये देखें। कुछ लोग तो पियर्सिंग को बगावत का नाम ही देने लगे थे। दूसरी तरफ मेडिकल दुनिया के लोग मानते थे कि इससे ब्रेस्ट फीडिंग में परेशानी आएगी, जिसके लिए जनाना शरीर बना है। तो अगली बार जब आप अपने फैशन सेंस पर घमंड करें तो इतना याद रखिएगा कि विक्टोरियंस बहुत पहले ये काम कर चुके हैं। लाल नाक वाला रुडोल्फ रेंडियर को एक डिपार्टमेंटल स्टोर ने इन्वेंट किया था। वो हॉलिडे सीजन का खासम खास हिस्सा है, लेकिन सेंटा का वो चहेता लाल नाक वाला रेंडियर जिंदा नहीं होता अगर 1939 में किसी कॉपीराइटर ने एक डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए उसकी कल्पना ना की होती। उस साल मोंटगोमरी के एग्जीक्यूटिव्स को लगा कि उनके स्टोर में सेंटा के पास आने वाले बच्चों को दी जाने वाली फ्री कलर बुक्स के लिए एक मजेदार कैरेक्टर की जरूरत है। इस काम की जिम्मेदारी दी गई तब के कॉपीराइटर रॉबर्ट मे को, जिसने उन गर्मियों में अपनी बीवी की ट्रेजिक मौत के बाद अगस्त 1939 में न सिर्फ रुडोल्फ के कैरेक्टर को जिंदा किया, साथ ही साथ एक पोइम भी लिख डाली। पहले ही साल में मोंटगोमरी वार्ड ने अपनी नई कलर बुक की 2.4 मिलियन कॉपीज बांट दी। बात फैलती गई और साल 1946 में उनके ग्राहकों ने 3.6 मिलियन कॉपीज और ले ली। ज्यादा नहीं, बस 1949 में मे के साले साहब जॉनी मार्क्स ने एक गाना लिखा जिसको रिकॉर्ड किया जीन ऑटरी ने, और गाने की 150 मिलियन कॉपीज बिकी। रूडोल्फ के बिना क्रिसमस सोच भी कैसे सकते हैं, लेकिन उन खुश मिजाज भाइयों के बिना एक अच्छे और पुराने रूडी जैसी कोई चीज कहाँ होती। लाइटर्स माचिस से भी पहले आ चुके थे। माचिस या लाइटर, पहले कौन आया? यकीन मानिए लाइटर्स 17वीं सदी से काम कर रहे हैं। हालांकि उनमें से ज्यादातर कन्वर्टेड फ्रंट लॉक पिस्तौल थे जो कि बारूद से चलती थी, बजाय ऐसी किसी चीज से जिससे हम अनजान हैं। फिर 1823 में जर्मन केमिस्ट जोहान वुल्फगैंग दाबेरनिर ने पहला सोल पर्पस लाइटर बनाया जिसका नाम दोबेरनिर लैम्प पड़ा। इसका तरीका बहुत ही सीधा था।
वो ये कि जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जलने वाली हाइड्रोजन गैस बनाता है जो स्पार्क मिलने पर फ्लेम बनाती है। लेकिन ये डिवाइस बड़ा इम्प्रैक्टिकल और कमर्शियली सफल नहीं हुआ। तो जब कार्ल ओवन वोन विल्सबेक ने 1903 में फ्लिंट का पेटेंट करवाया था, उसके बाद ही हल्के लाइटर्स आसानी से मिलने लगे। दूसरी तरफ अगले 3 साल तक फ्रिक्शन मैच बॉक्स की खोज नहीं हुई, जब तक कि एक अंग्रेज जॉन वॉकर ने 1826 में खुद की सेफ्टी माचिस बनाना शुरू नहीं किया। लेकिन वो भी इतनी बढ़िया नहीं थी। उसके 5 साल बाद फ्रांस के चार्ल्स सोरिया ने ऐसी माचिस डेवलप की जिसमें व्हाइट फास्फोरस का यूज किया गया था, लेकिन ये इस हद तक सक्सेसफुल हुई कि कई बार एक्सीडेंटली भी जल जाती थी। यही नहीं, फास्फोरस बहुत टॉक्सिक था और प्लांट के मजदूरों के लिए धीमा जहर साबित हो रहा था, जो कतई सही नहीं था। ये सब तब तक चला जब तक कि 1900 में यूएस गवर्नमेंट ने निर्माताओं पर दबाव डाला कि वो कोई नॉन टॉक्सिक केमिकल का उपयोग करें। अब ऐसी बार अवेलेबल है जहां शायद आप हमेशा जीतें। श्रेक असल में एक कैनेडियन था। इस बात में कोई शक नहीं है कि ड्रीम वर्क्स को अभी भी उनके एक क्लासिक कैरेक्टर से बड़ा काम करना बाकी है, और वो कैरेक्टर है श्रेक, जो कि 2001 में रिलीज हुआ था। लेकिन किसी वक्त ये ऊधमी हरा दानव एक अलग सा था। अपने भारी स्कॉटिश एक्सेंट में प्याज पर शेखी बघारते देखने के बजाय दर्शक इस सार्कास्टिक दानव को गैलन्स में मैपल सिरप गटक कर अपनी हॉकी स्किल्स के दम पर राजकुमारी फियोना पर प्रेम जाल डालते देखना ज्यादा पसंद करते। एकदम सही, माइक मायर्स ने तब राज खोला था कि उन्होंने श्रेक की आवाज ओरिजिनली खुद ही रिकॉर्ड की थी, लेकिन मोटे कैनेडियन टच के साथ। लेकिन सन 2000 में एक बेढंगे साउंड कट ने उन्हें एक एहसास दिलाया। मायर्स ने माना कि भारी और डरावनी होने की जगह श्रेक को जरूरत है एक नाजुक आवाज की। तब उन्होंने खुद को स्कॉटिश लहजे में काम करने के लिए चैलेंज किया। ये वैसे तो मायर्स का एक बेहतरीन आइडिया था, लेकिन ड्रीम वर्क के एग्जीक्यूटिव जेफरी किर्जेनबर्ग के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। उन्होंने कहा कि श्रेक के 1/3 सीन का एनिमेशन हो चुका था। थक हार कर किर्जेनबर्ग ने बेमन से मायर्स को उनकी लाइंस फिर से रिकॉर्ड करने के लिए हाँ बोल दिया, जो कि एक जबरदस्त रिस्क थी, जिसकी कीमत थी $4 मिलियन, या यूं कहें कि फिल्म के बजट का 10% हिस्सा। हालांकि आखिर में पैसा वसूल हो गया, क्योंकि फिल्म दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों को खूब पसंद आई। श्रेक का और कोई रूप हमें नहीं पता। कछुओं की खोल उनका घर नहीं होता। कार्टून्स ने आपको यही बताया है कि कछुए जब चाहें तब अपने खोल से मस्ती से बाहर आ सकते हैं, मगर सच्चाई यह है कि खोल से बाहर निकलने की कोशिश में कछुओं की जान जा सकती है। एक पॉपुलर बिलीफ के उलट कछुए का खोल महज एक खाली जगह नहीं है जिसमें वे जीव झपकी लेने घुस जाएं। ये बात सही है कि कई बार प्रोटेक्शन के लिहाज से कछुआ अपने पैर उसमें छुपा लेता है। खोल कछुए के एनाटॉमी का बेहद खास हिस्सा है। टर्टल के शेल के इस चौंका देने वाले क्रॉस सेक्शन को देखिए, आप वही देखेंगे जो मेरा मतलब है। खोल स्पाइन और रिब्स वाली जगह पर कछुए के स्केलेटन से जुड़ा होता है, यहाँ तक कि उसमें खुद की नसों का जाल भी होता है, जिसका मतलब है कि उन्हें छूने और मारे जाने का एहसास भी होता है। कछुए अपने खोल का चुनाव नहीं करते, बल्कि वो उसको लेकर पैदा होते हैं और ग्रो करते हैं, इसीलिए इनकी साइज हमेशा परफेक्ट होती है। कुछ यूं सोचिए, कछुए को उसके खोल से बाहर आकर डांस के लिए इंसिस्ट करना ठीक वैसा है जैसे आप किसी इंसान को उसकी स्किन से बाहर आने को कहें, जो कि किसी के लिए भी प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं होगा। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको मजेदार लगा? आपके पास भी कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं तो मुझे भेजिएगा जरूर। मुझे जानना है, नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताना। अपने रैंडम नॉलेज बैंक को भरा पूरा रखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।